नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश इतिहास लिखने जा रहा है और ये बड़ा मुझे बतौर पत्रकार और बतौर उत्तर प्रदेश के नागरिक असल में ये ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि हम लोग उस इतिहास के साक्षी बनेंगे और वो राजनीतिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश के पिछले 3.5 दशक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने रिपीट किया हो, लेकिन इस बार ऐसा होने जा रहा है और हम लोग उस इतिहास के साक्षी बनेंगे, प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। जो एग्जिट पोल है उससे यह बात स्पष्ट निकल कर आ रही है। और अगर मैं ये कहूं कि जो मतांतर का एग्जैक्ट पोल है उसमें भी यही बात निकल कर आ रही है। हम लोग चर्चा उस बात की करेंगे कि दरअसल अगर भाजपा 225 पा रही है तो क्यों, और अगर भाजपा 250 से 325 पा रही है तो क्यों। एक बात। दूसरा, हर चरण में जितनी सीटें दी गई हैं वो सीटें उतनी ही आएंगी या उससे ज्यादा आ रही हैं, और ज्यादा आ रही हैं तो क्यों। वो जो तमाम फैक्टर हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे फेज वाइज कि असल में किस फेज में कितना सीटें फिलहाल भाजपा को दिखाई दे रही हैं, एक, और दूसरा उस फेज में उतनी सीटें आने की वजह क्या है। तो हम लोग एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू करते हैं। फिर से इसलिए क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं और तब अपने कई साथी हंस भी रहे थे, तमाम चीजें थी, अब वो चीजें पुरानी हो गई, लेकिन हम फिर से अपने उस एग्जैक्ट और एग्जिट, आप जो भी कहिए, उस पर आते हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने गठजोड़ किया और यह कोशिश हुई कि वहां भाजपा को पटखनी दी जाएगी। जाहिर तौर पर वहां भाजपा को नुकसान होता नजर आ रहा है, लेकिन वो नुकसान उतना बड़ा नहीं मुझे लगता जितना एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। एग्जिट पोल की माने तो 30 से 32 सीटें आएंगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तकरीबन 53 पाए थे, तकरीबन 23 सीटों का 23 से 20 सीटों का नुकसान ये लोग मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां 12 से 13 सीटों का अधिकतम नुकसान हो सकता है। भाजपा भी यहां 40 से 45 पाने की स्थिति में है। अच्छा, उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि जिन जाटों की बात की जा रही है उन जाटों का मत व्यवहार लिंग के आधार पर अलग रहा। मतलब महिलाओं का अलग मत व्यवहार रहा, ऐसा मुझे लग रहा है, और पुरुषों का अलग मत व्यवहार रहा, जो मैं बातचीत में समझ पाया। और जो गन्ना के किसान हैं, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और हापुड़, यहां जो किसान है उनका मत व्यवहार, जाट किसानों का मत व्यवहार अलग रहा। लेकिन जब आप आलू के जाट किसानों में आते हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, तो इनका मत व्यवहार अलग रहा। और फिर जो एक बात और आती है जिससे जो यहां का दलित समुदाय है उसका मत व्यवहार थोड़ा अलग रहा हमेशा की तुलना में। इस कारण ऐसा जान पड़ता है कि यहां पर भाजपा 40 से 45 सीटें पा सकती है। एक कारण, एक बात तो यह हुई। दूसरा, आप यहां देखिए, यहां के जो तमाम किसान नेता रहे, हम राकेश टिकैत की बात ना करें तो उनका यह भी मानना था, चुनाव से पहले आपने सुना होगा कई लोगों ने इस बात को कहा कि हमने एक बड़ी ताकत जयंत चौधरी को दी थी, लेकिन वो उनके साथ चले गए जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अजीत सिंह को धोखा दिया। ये उनके साथ चले गए जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो जाट आरक्षण के साथ नहीं थे। इस तरह की तमाम बातें कई लोगों ने कही, तो इसका भी एक असर हुआ। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ सपा और रालोद में, उसका भी एक असर पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे यह लगता है कि ये यहां पर 40 से 45 का प्रदर्शन करेंगे। और कैराना तो जिसे माना जा रहा है कि वहां भाजपा निकाल रही है, और वो जो बात है वो बात ये बताती है कि दरअसल पश्चिम में के पहले चरण में किस तरह का माहौल था। जब हम दूसरे चरण में आते हैं तो दूसरे चरण में 55 सीटें हैं और इसी में मेरठ मंडल आता है। 17 सीटें ऐसी हैं यहां पर इस मंडल में, कुल 55 में, जो ये तय करती हैं कि असल में यहां पर
तय करने का मतलब यहां जो मुस्लिम आबादी है उसे हम कहें वो तय करती है कि इन 17 सीटों पर कौन आएगा। और असल में यही वजह रही कि 38 सीटें यहां भाजपा पाई थी 2017 में। सवाल यह है कि क्या वो 38 सीटें भाजपा यहां बचाए रख पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सहारनपुर और बिजनौर, इन दो की कहानी हमने बताई थी और ये दोनों इसी चरण में पड़ते हैं। बिजनौर में जब वहां की दलित आबादी ने देखा, मेरे पास जानकारी है कि जो बहन जी ने जिनको टिकट दिया उनको वोट नहीं हो रहा है, तो वो लोग घूम गए भाजपा की तरफ। मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद मंडल न कहें, मुरादाबाद जिले की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक कुदुर्की में यह हुआ कि जब वहां के बसपा कैंडिडेट ने अंतिम समय में कहा कि आप भाजपा को वोट करिए। इस तरह की घटनाएं सिर्फ दूसरे चरण में नहीं हुई हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये दो घटना हुई और 7 और 8 15, मतलब 7 सीट है सहारनपुर में और 8 है बिजनौर में। तो बिजनौर में यह हुआ कि 12-1 बजे के बाद वहां अचानक जो है दलितों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग किया, इस तरह की चर्चा है। और सहारनपुर में तो जो हुआ उसको आप सुनिए और तब आप समझेंगे कि असल में पश्चिम में हुआ क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि पश्चिम में इनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। उसकी बड़ी वजह जो मत व्यवहार, एक तो हमने बिजनौर में जो बदला, सहारनपुर में क्या हुआ कि सहारनपुर में देखिए हाई प्रोफाइल सीट नकुड़ वाली, जिसमें आते हैं धर्म सिंह सैनी की सीट बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। गंगोह में इमरान मसूद इस इलाके के बहुत बड़े नेता हैं और ये वही इलाका है जहां से चंद्रशेखर रावण आते हैं और सहारनपुर और बिजनौर राजधानी मानी जाती है दलित आबादी की। और ये वही चंद्रशेखर रावण हैं जिन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव ने, या आप ये कहिए सपा ने छल किया। ये वही चंद्रशेखर रावण है जो ये कहते हैं कि हमें राजनीति जो है वो विरासत में नहीं मिली है और वो अखिलेश यादव पर हमलावर होते हैं। ऐसी स्थिति में जिस दलित वोट की बात की जाती है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो कम से कम सहारनपुर और बिजनौर में तो इनके साथ जाती नहीं दिखती है। एक बात। दूसरी बात, इमरान मसूद का जो वीडियो तमाम वायरल हुआ और वो तमाम चीजें हुई, तो क्या उसके बाद वहां पूरा तबका उनके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है? ये एक सवाल है। लेकिन हम यहां सीट पर बात करते हैं। अब गंगोह सीट है, यहां नुमान मसूद, कहा जा रहा है कि नुमान मसूद बसपा से हैं और इन्होंने बड़ा नुकसान कराया समाजवादी पार्टी का। रामपुर मनिहारन, ये यहां चंद्रशेखर ने अपना जो उम्मीदवार खड़ा किया, उस उम्मीदवार की वजह से भाजपा के जीतने की संभावना प्रबल हो गई। देवबंद में महावियाली का टिकट कटा तो मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी जो है वो ओवैसी के साथ चली गई। और ये बातें, ये जो मंडल है मेरठ, माफ करिए मुरादाबाद मंडल, या मैं ये कहूं कि दूसरे चरण में इस तरह की बातें अब बहुत हो रही हैं कि ऐसा हुआ है, वोट गया है ओवैसी के पास। और ऐसी स्थिति में यहां पर समस्या बड़ी बढ़ जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए। बेहट सीट सहारनपुर देहात में कहा जा रहा है कि पठानों ने भाजपा को वोट कर दिया। अब आप समझिए कि बिजनौर और सहारनपुर की 15 सीटों पे कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीटें भाजपा जीत सकती है। और अब लीजिए 10 से 12 यहीं निकल जाएंगी और 22 सीटें आती हैं रोहेलखंड इलाके में। अब आप बताइए कि जो माहौल है उसमें कहां से, ये मैं कहूं कि यहां से आप भाजपा को 10 से 15 सीटें आएंगी या 20 सीटें आएंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि यहां भी भाजपा 30 से 35 सीटें पा सकती है दूसरे चरण में, जबकि ये मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो ये कहा जा रहा है कि दलित वोटर शिफ्ट हुआ है, अगर ये कहा जा रहा है कि यहां पर हिंदुओं ने हिंदू की तरह वोट किया है, अगर ये हुआ है कि पिछड़ी बिरादरियों में, गैर यादव पिछड़ी बिरादरियों में टूटन नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि यहां पर 30 से 35 सीट भाजपा पा सकती है। अब अगर हम तीसरे चरण में आए, जिसे गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, माफ करिए फर्रुखाबाद में फिरोजाबाद,
अब ऐसी स्थिति में ये जो इनका इलाका है, इस इलाके में तो एग्जिट पोल भी कह रहा है कि भाजपा ने बड़ा धुआंधार प्रदर्शन किया है। पिछली बार यहां पर 49 सीटें भाजपा ने जीती थी तीसरे चरण में। इस बार एग्जिट पोल कह रहा है कि 42 से 45। और अगर आप लोगों ने कार्यक्रम मेरा ध्यान से देखा होगा तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि 42 से 45 जीतेंगे। उसकी 2-3 वजहें हैं। पहला, जो यहां से बड़े शाक के नेता हुआ करते थे, संभवतः रघुराज शाक की उनका नाम है, अगर मुझे ठीक ठीक याद है भी, तो वो प्रसपा में थे। लेकिन जब प्रसपा का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है और वो प्रसपा छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं, यह बहुत बड़ा झटका है। एक दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से शाक सैनी कुशवाहा इनमें बहुत बड़ी टूटन नहीं हुई और इस वजह से भी शाक की ओट शिफ्ट होता नहीं दिखाई दिया उस तरीके से जैसा समाजवादी पार्टी ने सोचा था। दूसरा, यहां लोध वोट बहुत है, ब्राह्मण वोट भी है और यहां दलित वोट भी है। और एसपी बघेल के खड़े होने की वजह से उस वोट में भी एक मोमेंटम हुआ, जैसे बेबी रानी मौर्य के खड़े होने की वजह से पहले चरण में दलित वोटों में एक मोमेंटम हुआ था, उसी तरह का एक मोमेंटम यहां भी हुआ। और देखिए, वेलफेयर स्कीम की आप बात करेंगे तो वो हर चरण में गया है, उस पर हम लोग अलग से आएंगे। तो यहां ये जो फैक्टर रहा, इस फैक्टर ने मतलब शाक और उसके बाद में जो गैर यादव की अपनी एक लामबंदी, वो और फिर एसपी बघेल और फिर लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पहले, दूसरे, तीसरे तीनों चरणों में चला है। आगे के चरण में जब आप जाएंगे तो शहरों में कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर रहा है, लेकिन आगे के चरण में फिर जातियां भी बड़ी हावी हो जाती हैं। पहले 3 चरण में, पहले 2 में आप ये कहिए एक तरह से ध्रुवीकरण, लॉ एंड ऑर्डर, ये बड़ा मसला रहा। तीसरे चरण में गैर यादव बड़ा मसला रहा। उन लोगों ने जो है भाजपा के पक्ष में मतदान किया, इसीलिए एग्जिट पोल भी 49 तो नहीं लेकिन 42 से 45 बताते हैं। और ये मुझे बहुत ठीक और सटीक जान पड़ता है, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा उतनी ही मजबूत है जितनी वो 2017 में थी। उसके पीछे ये कारण रहे। जब आप चौथे चरण में आते हैं और जिसे माना जाता है कि नहीं, यहां से अवध शुरू होता है, तो जो थोड़ा बहुत नुकसान चौथे चरण में आप देखेंगे अगर होता है तो वो लखीमपुर, हरदोई और सीतापुर वाला इलाका है। वहां पर कुछ संभावना दिखाई देती है। लेकिन जब वेलफेयर स्कीम की बात करेंगे आप, और उस वेलफेयर स्कीम में जिस तरीके से 2 साल तक बाकायदे गरीब गुरबा को प्रोटेक्शन दिया गया, वो प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स के जरिए, देखिए वेलफेयर स्कीम्स को जिस तरह से लोग, खासकर सेकुलर लोग जिस तरह से परोस रहे हैं, वो एक उसको अलग तरीके से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आप डीपीएस की बात करते हैं, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो उसमें यह राज्य का कर्तव्य है कि वो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए अपनी आबादी को, जो गरीब है, उसे सहेजे। और यही काम सरकार कर रही है। अब अगर इस काम में वो तबका सरकार के साथ जुड़ गया है तो उसको एक अलग नजरिए से देखना मुझे लगता है बहुत गलत है। वो इसलिए, चूंकि आप क्या करें, भीख क्या होती है? आप जो कह रहे हैं, जो लोग इस तरह का सेकुलर खेमे के लोग बात कर रहे हैं, वो दरअसल उनकी झुंझलाहट है। हुआ यह है कि वेलफेयर स्कीम और वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी, इसने भरोसा जगाया है उस आदमी का जो 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर भटकता था। उसको भरोसा दिलाया कि नहीं, जब हम कमजोर हैं तो सरकार हमारे साथ खड़ी है और हमको इंपावर करने के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए जब हम चौथे चरण की बात करते हैं, तो जब इन फैक्टर को जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस चौथे चरण में भी भाजपा इन कारणों से बेहतर करेगी। हां, यहां पर एक जाति वाला भी मसला आता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि यहां पर इस तरह की कोई टूटन आई होगी। यहां 59 सीटें हैं और यहां भी 40 से 45 हम मानकर चलते हैं कि इतनी सीटें भाजपा को यहां मिल सकती हैं। हां, जो कुछ भी उलटफेर अगर हुआ तो उलटफेर ये जो लखीमपुर और सीतापुर और हरदोई वाला इलाका है, यहां पर अगर कुछ भाजपा डाउन जाती है तब इन सीटों में कुछ हेरफेर हो सकता है, अन्यथा कोई बड़ा हेरफेर यहां होता नजर नहीं आता। और आप आइएगा तो यही चरण है जहां से एक आवारा पशु वाला भी मसला आता है। हालांकि आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा
कि जब प्रधानमंत्री से एड्रेस करते हैं तो कितना भरोसा लोगों में जगता है इस मसले को लेकर। देखिए, पहले 3 चरण में उलट मसला था, वहां पशु चोरी बड़ा मसला था, वहां आवारा पशु मसला नहीं थे, वहां लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला था पहले 3 चरण में। पहले 3 चरण में मसला यह था कि जब आप तीसरे में आएंगे कि नहीं साहब, गैर यादों की लामबंदी थी। इसी तरह से पहले 2 चरण में लामबंदी उनकी थी जो 2012 से 2017 में परेशान थे। तो इस तरह से जब आप चरण दर चरण आगे बढ़ते हैं तो मुद्दे बदलते जाते हैं और उन मुद्दों के साथ वोटिंग व्यवहार भी बदलता जाता है। तो जब आप चौथे चरण में आते हैं, जिसे हम अवध कहते हैं, तो यहां यह माना जा रहा है कि अगर इन 3 जिलों में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ गड़बड़ी मतलब अगर यहां मत व्यवहार में कुछ बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो 40 से 45 सीटें यहां भी भाजपा रिटेन करेगी। अब हम आते हैं 5वें चरण में, और यह बड़ा मजेदार चरण है, क्योंकि जब आप 5वें चरण में जाते हैं तो 5वां चरण वो चरण है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, 61 सीटें हैं। और यह वही चरण है जिस चरण में, जैसे जब हम इस चरण में बात करेंगे देवी पाटन मंडल की, यहां कई सीटें हैं जहां पर आप ये समझिए कि 1-1 लाख ब्राह्मण है, कई सीटें हैं जहां 50,000 ब्राह्मण है। इसी में आप देखिए फैजाबाद भी आ जाता है। और यही वो इलाका है जहां पर पासी और कुर्मी, ये 2 बिरादरियों का अपना बहुत डिसेसिव रोल हो जाता है वोटिंग में, और इनका मत व्यवहार बड़ा प्रभावित करता है, साथ में ब्राह्मणों का। लेकिन इस सब पर, और ये एक चीज और है, यही इलाका है जहां अयोध्या में भी वोटिंग हुई है और जहां माना जा रहा है कि अयोध्या सीट निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद यहां पर जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि भाजपा यहां अभी भी, ये जो 61 सीटें हैं, यहां अभी भी 40 से 45 सीटें पाने की क्षमता रखती है। अब उससे ज्यादा होती है तो उस पर हम लोग आएंगे। और जब हम 5वें चरण की बात करते हैं, माफ करिए 6वें चरण की बात करते हैं, जिसमें गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, अंबेडकर नगर आता है और फिर उसमें बलरामपुर का इलाका आता है, तो उसमें हमने पहले भी कहा था कि 40 सीटें यहां साफ दिखाई दे रही हैं कि भाजपा के खाते में जाएंगी, जिसमें गोरखपुर मंडल की तकरीबन 18-19 सीटें, और फिर आप आइएगा 7-8 सीटें इधर जो बस्ती मंडल में आ रही हैं ये और फिर जब आप यहां से आगे निकलिएगा तो जब आप इन सीटों का समुच्चय देखिएगा तो उसमें कुल 40 सीटें पहुंचती हैं और 17 सीटें ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए वहां मुफीद नहीं नजर आती है। और जो अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण में जो वहां पर जातियों का समुच्चय बना, उस समुच्चय मुझे लगता है 30 से 40 सीटें, मतलब 54 में 30 से 40 सीटें आएंगी। तो अधिकतम जो अपना आंकड़ा रहा इन पूरे के बीच की 257 से 295, ऐसा मैं मानता हूं कितनी सीटें आएंगी। लेकिन इसके पीछे जो जो फैक्टर हैं वो होने चाहिए। अगर भाजपा 225 आती है तो ये मानकर चलिए कि फिर महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज, जो मत व्यवहार बताया जा रहा, वोटिंग पैटर्न वो बदला है। गांव में अलग था और शहरों में अलग था, एक बात। दूसरा, जो ये माना जा रहा है कि जातियों में टूटन, ये माना जाए कि जातियां टूटी लेकिन वो 30% तक ही गई, तो वो चीज जो है वो थोड़ा बढ़ी है, इसलिए 200 सीटें आ रही हैं। और ये जो एक बेरोजगारी मसला बताया जा रहा है, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो भी ये एक मसला रहे, अगर गांव के युवाओं में और शहर के युवाओं में के वोटिंग पैटर्न में अंतर रहा तो भी 225। लेकिन अगर आप 250 से 250 और 300 सीटें जा रहे हैं तो फिर आप ये मानकर चलिए कि पहले चरण के बाद जो हिजाब का मुद्दा आया उससे यह चीज स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाएं भी संभवतः भाजपा को वोट की, पसमानदा भी संभवतः भाजपा के साथ कुछ, मतलब देखिए कुछ परसेंटेज गए, और दलित वोटर जिसको कहा जा रहा है कि वो भाजपा की तरफ खिसका, उसमें भी विचलन हुआ। ये तमाम चीजें हुई तब आप
300 पहुंचेंगे, क्योंकि 2017 में आपके साथ राजभर का भी पूरा वोट था, आपके साथ तकरीबन 35% यादव वोट भी था उस समय में, आपके साथ 2017 में कुर्मियों का भी एक बड़ा हिस्सा था। इस बार कुर्मियों में टूटन हुई है। तो ये तमाम चीजें उस बार थी, लेकिन इस बार आप देखिएगा तो इस बार 40% के आसपास कुर्मी भी टूटा है। यादव पूरा अपने पुराने जो उसका घर था वहां वापस चला गया है। राजभर पूरी तरह से आपके साथ नहीं है, उसमें विभाजन हुआ है। फिर आप देखिएगा तो जो मौर्य वोट आप कह रहे हैं, कुशवाहा वोट जो कह रहे हैं, इसमें ओवरऑल तो नहीं लेकिन क्लस्टर के हिसाब से उसमें बंटवारा हुआ है जब आप गोरखपुर मंडल में जाएंगे। तो ये चीजें हुई हैं। फिर ये तमाम चीजें हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 300 तक तभी पहुंचा जा सकता है जब पसमानदा, मुस्लिम महिलाएं और ओबीसी महिलाएं और दलित, इन 3 वोट भाजपा के खाते में आए हों तो 300, अन्यथा मान के चले हम लोग कि 250, 250, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और जो हमने तमाम सीटें बताई हैं, उन सीटों में मैं ये मान के चल रहा हूं कि तमाम जो फैक्टर हम लोग देख रहे हैं वो फैक्टर लगे हैं। इसी वजह से हम 250 से 300 सीटों पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर वो तीनों फैक्टर, दलित, मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा, ये अगर 3 फैक्टर जो हैं ये शिफ्ट नहीं होते हैं तो मेरा मानना है कि गठबंधन के समेत 250 से 200 से 250 तक भाजपा जाएगी। और अगर ये 3 फैक्टर हैं भाजपा के साथ तो ये आप मानकर चलिए कि तब तो जो 300 दिखाया जा रहा है वो बड़ी बात नहीं होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर साझा कीजिए।